सेकेंड ईयर के लिए अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पुस्तक में पेपर में आत्म के विकास में सहयोग कॉपरेशन का क्या योगदान होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सहयोग का स्वयं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। सहयोग एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि मानव को मानवता एवं नैतिकता के समीप लाती है तथा उसको आत्म गौरवान्वित करती है। सामान्य रूप से जब हम किसी व्यक्ति का सहयोग करके उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं तो हमको जिस प्रसन्नता का अनुभव होता है उसका वर्णन शब्दों के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। इसलिए सहयोग एक और तो आत्मिक जो विकास है उसका मार्ग प्रशस्त करता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विकास की स्थिति को भी सर्वोत्तम बनाता है। इसलिए प्राथमिक स्तर से ही छात्रों में तथा प्रशिक्षण जो समय होता है, काल होता है, उसमें छात्र अध्यापकों में सहयोग की भावना को विकसित करना चाहिए और सहयोग का जो उद्देश्य है, उसकी जो आवश्यकता है, उसका जो महत्व है, उसे समझना चाहिए। सहयोग की भावना के विकास के अभाव में सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया जो होती है वो पूर्ण नहीं हो पाती है और स्वयं के विकास में सहयोग के योगदान को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें पहला जो पॉइंट है वो है कि सामान्य रूप से जब हम सामाजिक कार्यों में सहयोग की स्थिति को देखते हैं तो उसमें व्यापकता स्पष्ट होती है। व्यापकता के रूप में सहयोग जो है समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अनिवार्य होता है। सामाजिक व्यवस्था में सहयोग सुख में, दुख में, समस्याओं के समाधान में, कार्यों को संपन्न कराने में, नियमों के निर्माण में, नियमों के पालन में, इनमें देखा जा सकता है। समाज की जो संपूर्ण व्यवस्था का सर्वोत्तम रूप सहयोग के द्वारा ही निर्धारित होता है। इसलिए विद्यालयों में प्राथमिक स्तर से ही छात्रों को एक दूसरे का सहयोग करना सिखाना चाहिए, जिससे कि वे समाज में सहयोग संबंधी जो कार्य होते हैं उनको संपन्न कर सकें। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि धर्म का जो संबंध होता है वो आत्मा के विकास से होता है। इसलिए बालक को प्राथमिक स्तर से ही मानव धर्म सिखाया जाना चाहिए। मानव द्वारा मानव की सेवा एक महान धर्म है। बाढ़, अकाल, सूखे से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनका सहयोग मानव धर्म के अंतर्गत ही आता है। निर्धन हुए, दीन दुखी हुए, उनकी सेवा करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनको समाज के द्वारा पुरस्कृत किया जाना चाहिए, जिससे कि छात्रों में धार्मिक कार्यों में सहयोग की भावना विकसित हो सके। मंदिरों, गुरुद्वारों में, चर्चों में शारीरिक एवं आर्थिक सहयोग की आदत भी छात्रों में विकसित करनी चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक संस्थाएं मानी जाती हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि विचार एवं चिंतन में सहयोग के द्वारा आत्मिक विकास एवं सामाजिक विकास की स्थिति छिपी होती है। जैसे कि एक छात्र सूर्य ग्रहण की जो घटना होती है, सूर्य ग्रहण की घटना को धार्मिक दृष्टि से देखता है एवं राहु, केतु इत्यादि की जो घटना है उस पर विचार करता है, चिंतन करता है, मनन करता है। तो शिक्षक द्वारा इस चिंतन को वैज्ञानिक और खगोलीय घटना के रूप में वर्णित करके छात्रों के विचार एवं चिंतन को सकारात्मक रूप प्रदान किया जाना चाहिए। इससे प्रत्येक विद्वान व्यक्ति के द्वारा सामान्य नागरिकों के चिंतन में तथा शिक्षकों द्वारा छात्रों की चिंतन प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। चौथा पॉइंट इसके अंदर ये है कि व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे कि एक विद्यालय के संचालन में अध्यापकों का आपसी सहयोग है, प्रधानाध्यापक का सहयोग है
इसके साथ ही जो विद्यालय संचालन में सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त समाज के जो विविध प्रकार के कुटीर उद्योग हैं, बृहत उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनमें भी समाज के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए व्यवसायिक क्षेत्र का सहयोग एक ओर तो व्यक्ति द्वारा अपनी जो कुशलताओं का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है उनमें, या उपयोग माना जाता है, वहीं दूसरी ओर आत्मिक विकास को भी यह संभव बनाता है। पांचवा जो पॉइंट है वो है संबंधों के निर्धारण में सहयोग की भावना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जब हम किसी व्यक्ति का सहयोग करते हैं तो उससे हमारे संबंध स्थापित हो जाते हैं। कभी कभी सहयोग पर आधारित संबंध वास्तविक संबंधों से अधिक स्थायी और प्रभावी होते हैं। इसलिए सहयोग को संबंधों का जनक या निर्धारण करने वाला माना जाता है। विद्यालयी स्तर पर छात्रों को सहयोग सिखाने से एक दूसरे में घनिष्ठता आती है, एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। उनमें जाति पाति, ऊंच नीच इस प्रकार की कोई भी भूमिका का प्रभाव उनके अंतर्गत नहीं पड़ता है। छठा जो इसके अंदर पॉइंट है वो है शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की जो भावना है वो क्या योगदान देती है। तो विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं वो एक दूसरे के सहयोगी के रूप में कार्य करती हैं। न्याय पंचायत स्तर पर सभी प्राथमिक विद्यालयों की बैठक ली जाती है, जिसमें सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एक दूसरे की विद्यालयों संबंधी समस्याओं को सुनते हैं, वह उनके समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें विभिन्न प्रकार की संस्थाएं एक दूसरे का सहयोग करती हैं। सहयोग करते हुए शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण एवं छात्रों के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान निभाती हैं। सातवां जो पॉइंट है इसमें वो है आर्थिक सहयोग की जो प्रक्रिया सामान्य रूप से घर में, परिवार में, समाज में व्यापक रूप से देखी जाती है। तो आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया देखी जाती है। प्राथमिक स्तर पर ही बालकों द्वारा एक दूसरे की सहायता धन के द्वारा विविध वस्तुएं खरीद करके कर सकते हैं। इसके लिए विद्यालयों में छात्र सहकारिता का गठन कर देना चाहिए, जिससे छात्र जो हैं अपना धन वहाँ जमा कर सकें और निर्धन जो छात्र हैं उनकी सहायता के लिए उस धन का उपयोग हम कर सकें। आठवां जो इसमें पॉइंट है वो है कि सहयोग की जो प्रक्रिया होती है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी अपना व्यापक योगदान देती है। जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा विविध प्रकार की जो शिक्षण विधियाँ होती हैं उनका उपयोग करके छात्रों का हम बेहतर विकास कर सकते हैं। इसके साथ ही शिक्षकों द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कर करके हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उपयोगी बना सकते हैं। छात्रों द्वारा शिक्षक के साथ में उचित संप्रेषण करके हम शिक्षण प्रक्रिया की जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि और अधिगम स्तर को उच्च करके छात्रों का सहयोग, शिक्षकों का सहयोग किया जाता है। इससे जो होता है छात्र विविध विषयों और कौशलों के बारे में सीखते हैं। इससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। नवा जो है संवेगात्मक क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्था से क्या है कि शिक्षक को वो करनी चाहिए। इसके लिए छात्रों को विद्यालयों में सामूहिक कार्य प्रदान करने चाहिए, जिससे कि छात्र एक दूसरे के संवेगों का सम्मान कर सकें, एक दूसरे के संवेगों को वो समझ सकें, संवेगात्मक स्थिरता उनके अंतर्गत आ सके। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। 10वां जो पॉइंट है इसमें वो है चरित्र को विविध प्रकार के अच्छे गुणों का जो है समूह माना गया है। चरित्र क्या है? अच्छे गुणों का समूह होता है। विद्यालय में जब बालक किसी कार्य को संपन्न करता है तो शिक्षक द्वारा उसको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और नकारात्मक कार्यों को करने पर उसे दंडित भी करना चाहिए। घर पर अच्छे एवं चारित्रिक विकास संबंधी कार्यों की प्रेरणा अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को दी जानी चाहिए। इस प्रकार बालक का चारित्रिक विकास में अभिभावक और शिक्षक दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 11वां जो पॉइंट है इसके अंदर सांस्कृतिक विकास के माध्यम से छात्र अपनी संस्कृति और उससे संबंधित जो विधाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
बालकों को प्राथमिक स्तर पर ही जिस संस्कृति में रहता है वो उस संस्कृति के विषय में उसे जानकारी देनी चाहिए। उस संस्कृति के जो नियम हैं उनकी पालना करना उसको सिखाना चाहिए, और सांस्कृतिक जो विधाएं होती हैं उनको वो सीखे, इस बात के लिए उसे सहयोग करना चाहिए। इससे दो प्रकार के लाभ होंगे। प्रथम तो उसे अपनी संस्कृति का ज्ञान होगा, और दूसरी ओर वह अन्य संस्कृतियों की अच्छी चीज़ों को भी ग्रहण करने की स्थिति में आ जाएगा, उनके प्रति भी उसमें रुचि का विकास होगा। इससे क्या होता है कि वैश्विक जो संस्कृति एवं जो सांस्कृतिक एक रूपता होती है उसका बालक के अंदर विकास होगा। ये हमारी आज 15वीं कक्षा थी। हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि जिससे कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो आपको तुरंत वो वीडियो मिल सके। ये वीडियोज़ आपके लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, जो कि निर्बाध रूप से चलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।